हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक, इट्स रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ये फिफ्थ चैप्टर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट का, फोर्थ सेम का। इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे 4 टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें हम कवर आउट करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसका मीनिंग, और इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है जो मेन कैटेगराइज्ड है। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, इस सेंट्रल बैंक का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से जो है काम सेंट्रल बैंक ने परफॉर्म करने हैं और किसके लिए बनाया गया, क्यों हमने सेंट्रल बैंक को जो है वो बनाया। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि अब हमने जो है सेंट्रल बैंक बनाया है, अब उसने कौन कौन से काम करने हैं। ये 4 टॉपिक्स जो है आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इंडिया में, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। आरबीआई इंडिया में जो है वो सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जो है वो 1935 में जो है वो फाउंडेड हुआ था। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का जो है सेंट्रल बैंक है द बैंक ऑफ इंग्लैंड। फ्रांस की अगर बात करें बैंक ऑफ फ्रांस, वहां का वो सेंट्रल बैंक होगा। जैसे यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम। मींस जोन सी कंट्री है, हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। वो बैंक बाकी जितने भी अदर कमर्शियल बैंक्स हैं या स्केड्यूल्ड, नॉन स्केड्यूल्ड, जितने भी अदर बैंक्स हैं, उन सभी को वो रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा। ये पूरी की पूरी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना एक कंट्री की, वो बनाता है। और ये गवर्नमेंट का होता है। ये नहीं है कि कोई भी जाकर कह दे कि मैंने सेंट्रल बैंक खोलना है। जो सेंट्रल बैंक है वो फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है। यहाँ पे उन्होंने एक ऑथर की जो है पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि हॉटरे कहते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। मींस अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को किसी पैसे की ज़रूरत है और उसको एक दूसरे कमर्शियल बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, तो वो लास्ट में किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। और आरबीआई जो है वो उसको उधार पे पैसे देगा, मींस उसको लेंड कर देगा पैसे। अगर गवर्नमेंट को भी पैसों की ज़रूरत है और कोई अदर बैंक जो है उसे पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहा, लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो जो गवर्नमेंट है वो भी आरबीआई के पास जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास जाएगी, जो उसे जो है लोन प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से जो हॉटरे था उसने कहा कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। अगर हम अपना क्वेश्चन जो है इफेक्टिव करना चाहते हैं तो हम जो है डी कॉक की अपनी जो है वो उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डी कॉक के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक क्या, एक बैंक है जो क्या एपेक्स है हमारी इकोनॉमी का। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एपेक्स ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। मीन्स कंट्री का जितना भी बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी मीन्स जो भी पैसे के साथ लेन देन करना है या बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर बात है, तो उन सभी का एपेक्स कौन है, सेंट्रल बैंक। मींस इन सभी का हेड कौन है, सेंट्रल बैंक। डी कॉक के अकॉर्डिंग अ बैंक, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट्स एपेक्स ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन कंट्री। ऑन कंट्री हमने वर्ड यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो हर कंट्री का अपना अपना होता है। अब जैसे इंडिया का जो है सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का जो है सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ फ्रांस। वैसे ही हमने पहले भी किया कि हर कंट्री का जो है वो अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। हर जो ऑथर है उसने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको डिफाइन किया सेंट्रल बैंक को। आपको जौन सी डेफिनेशन अच्छी लग रही है, इजी लग रही है लर्न करना, आप वो कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ब्रॉड डेफिनेशन थी वो डी कॉक ने दी, जिसमें उसने कहा कि अ बैंक विच कॉन्स्टिट्यूट्स द एपेक्स ऑफ मॉनेटरी and banking structure of its country and performs as best as it can in the national economic interest। मीन्स जितना एक सेंट्रल बैंक अच्छा कर सकता है अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, वो करेगा। और नीचे उन्होंने जो है डी कॉक ने बता दिया कि कौन कौन से फंक्शंस जो है मेनली जो है एक सेंट्रल बैंक परफॉर्म करेगा। यही फंक्शंस अगर आप फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में भी एक अनदर पॉइंट बनाकर लिख दो कि हाँ जी, एक जनरल फंक्शंस होते हैं जो सभी बैंक सेंट्रल बैंक्स फॉलो करते हैं, और एक डी कॉक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो है फंक्शंस है जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ करेंसी। मींस जो डी कॉक है उसने जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो है करेंसी कैसे रेगुलेट होगी, कितनी रेगुलेट करनी है,
वो देखना है। अगर ज़्यादा करेंसी भी रेगुलेट हो रही है तो इट मीन्स इन्फ्लेशन आएगी, अगर कम हो रही है तो डिफ्लेशन। मीन्स इकोनॉमी को रेगुलेट करने उसमें करेंसी को जो है वो सेंट्रल बैंक का बहुत हाथ होता है। अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा जो है मनी जो है सप्लाई हो रही है तो ये भी नुकसानदायक है, और अगर बहुत कम हो रही है तो उसका भी लॉसेस है। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ जनरल बैंकिंग एंड एजेंसी फॉर द स्टेट। सिंपल है, जो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जो सर्विसेज जो फंक्शंस वो कस्टमर्स के लिए करता है, वही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए करता है। क्योंकि सेंट्रल बैंक का कस्टमर जनरल पब्लिक नहीं होती, वो कमर्शियल बैंक होता है। सो यहाँ पे जो है जितने भी एजेंसी वाले फंक्शंस हैं एज ए एजेंट स्टेट का, या बैंकिंग के जितने भी जनरल फंक्शंस हैं वो सभी कौन है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करेगा। कस्टडी ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व होता है। जैसे कि हम जो जनरल पब्लिक है, हम आम लोग हैं जो, वो अपना कैश कहाँ पे रिजर्व करते हैं, सेव करते हैं कमर्शियल बैंक में। वैसे ही जो कमर्शियल बैंक है वो अपना रिजर्व करता है कैश सेंट्रल बैंक के पास। सो सेंट्रल बैंक इज द कस्टडी ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। फोर्थ पॉइंट आता है जो कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो भी सेंट्रल बैंक के पास ही होते हैं, और सेंट्रल बैंक ने ध्यान रखना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उनमें पैसा ज़्यादा ना हो किसी भी एक कंट्री का, और कम भी ना हो। मीन्स वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम बना रहे। फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रांटिंग ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है कि अकोमोडेशंस ग्रांट करता है। मीन्स लोन्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, या बिल्स ऑफ डिस्काउंट्स कई बार डिस्काउंट करवा देता है कमर्शियल बैंक्स को। जो हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे पॉइंट लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर कमर्शियल बैंक को किसी लोन की एडवांस की ज़रूरत है तो थोड़ी सी कोलेट्रल सिक्योरिटी रखकर जो सेंट्रल बैंक है वो उसे लोन प्रोवाइड कर देता है। सिक्स्थ पॉइंट आता है सेटलमेंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स। अब दो बैंक्स हैं, हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीन्स दो बैंक्स हैं, एक HDFC और दूसरा है हमारे पास SBI बैंक। दो बैंक्स हैं, ये नहीं हमने देखना कौन सा प्राइवेट है पब्लिक, सिर्फ आपकी एग्जाम्पल के लिए, आपकी समझ के लिए। अब HDFC बैंक ने क्या किया, SBI से लिया था लोन, और ये लोन था 50,000 का। अब HDFC जो है वो डूब गया, इसके पास इतना पैसा ही नहीं रहा कि वो जो है SBI को पे आउट कर सके। इसके पास सिर्फ जो है 40,000 बच गया। उसमें से अब ये कह रहा है कि मैं 30,000 जो है वो SBI को दे दूं, और 10,000 जो इसके कस्टमर्स थे उनको प्रोवाइड कर दूं, या और इसने अगर कहीं पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लोन लिया उसे दे दूं। यहाँ पे अगर SBI मना करता है नहीं मुझे 40 का 40 चाहिए, मैं 10 लॉस बियर कर सकता हूँ, 10,000 का ज़्यादा नहीं, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक का रोल आएगा। वो क्या करेगा, दोनों बैंक्स के बीच में सेटलमेंट क्लियर करेगा। सेवंथ पॉइंट इज द कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स। मीन्स क्रेडिट को कंट्रोल करना कि ज़्यादा जो है वो मनी सप्लाई ना हो और ना ही कम मनी सप्लाई हो एक इकोनॉमी में। क्रेडिट कंट्रोल को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। सो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। सो ये 7 पॉइंट्स थे जो डी कॉक ने कहा कि एक बैंक जो है परफॉर्म करता है और बेस्ट तरीके से परफॉर्म करता है, सो दैट कि एक इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके उस सेंट्रल बैंक की वजह से। ये नहीं है कि सेंट्रल बैंक खुद का ही बेनिफिट देखेगा, वो अपनी इकोनॉमी का भी बेनिफिट देखेगा, अपनी कंट्री का, अपनी नेशन का, स्टेट का, उसका बेनिफिट देखेगा। सो ये थी सेंट्रल बैंक की इंफॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन में दी हुई है उन्होंने। सेकंड पॉइंट आता है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। मीन्स सेंट्रल बैंक कौन कौन से रोल जो है वो परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे 4 रूल्स दिए हुए हैं। RBI एज ए रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, एज ए इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, issuer of currency, as controller and supervisor of banking system। इन्हीं को अगर घुमा फिरा के लिखेंगे तो हम इनके फंक्शंस भी बना सकते हैं। सो हम सबसे पहले करते हैं रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आ रहा है RBI एज अ रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मीन्स जितना भी फाइनेंस पैसे का सिस्टम है इंडिया में, जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया में, वो कौन रेगुलेट करेगा, RBI। और उसके रिगार्डिंग ही RBI जो है वो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस देगा कि कैसे जो है फाइनेंस इंडिया में सर्कुलेट होगा। और ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो RBI बनाता है फाइनेंशियल सिस्टम के रिगार्डिंग, उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि इकोनॉमी में, सिस्टम में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना,
जीडीपी और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना कि इन्फ्लेशन ना हो, महंगाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मेंटेनिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, कि लोग बैंक्स में विश्वास करना स्टार्ट कर दें। अगर हम बात करें तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो अपनी ज्वेलरी है वो अपने घर में रखना ज़्यादा प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है वो अपने जो ज्वेलरी है, अपने गोल्ड है, अपना इंपॉर्टेंट जो सामान है वो बैंक के लॉकर्स की फैसिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम में। सो आरबीआई कहता है कि हमने जो है मेंटेन करना है लोगों का कॉन्फिडेंस, कि लोग हमारे बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, जैसे एक्टिंग एज अ बैंकिंग ऑम्बड्समैन। यहाँ पे एक वर्ड आया बैंकिंग ऑम्बड्समैन। बैंकिंग ऑम्बड्समैन का मीन होता है कि जब यहाँ पे सेंट्रल बैंक का रोल कैसे प्ले होता है कि जो आरबीआई है ना वो अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर देता है कमर्शियल बैंक्स में, सो दैट कि अगर कोई भी कंप्लेंट जो है वो कस्टमर्स कर रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, और कमर्शियल बैंक को भी वो जो है उसकी कितनी रेगुलेशन हो रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल रखता है। सो इस चीज़ के लिए जो है वो आरबीआई क्या करती है, एक ऑफिशियल अपॉइंट कर देती है। जनरली वो एक कमर्शियल बैंक में करेगी, या अगर 2-3 कमर्शियल बैंक्स पास पास में, जैसे आरबीआई को सही लगे वो वैसे ऑफिशियल्स अपॉइंट करेगी। सो यहाँ पे जो है बैंक आरबीआई जो है एज ए रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होता है कि वो रेगुलेट करता है बैंक के रिलेटेड। अगर हमें कोई भी कंप्लेंट है उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग कि हमें उनकी सर्विसेज सही नहीं लग रही, कि हमने उन्हें कहा था, जो कहा उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, हमारी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी उस पर काम नहीं किया, तो यहाँ पे उस कमर्शियल बैंक में जो आरबीआई का रेगुलेटर होगा, मींस ऑफिशियल अपॉइंट किया गया होगा आरबीआई की तरफ से, हम उसे कंप्लेंट कर सकते हैं, जो हमारी कंप्लेंट को सुनेगा और सॉल्व भी करेगा। सो सेकंड पॉइंट आता है आरबीआई एज द इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है कि जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर, और वो हर क्वार्टर में अपनी जो है पॉलिसी को रिव्यू करता है। मींस एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मींस 3 मंथ्स के बाद जो है वो आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिव्यू करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, कि ज़्यादा सप्लाई होगी, अगर सीधा सीधा जो है मनी सप्लाई का इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। देखो, अगर किसी इकोनॉमी में हम बात करें कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे इक्विलिब्रियम हिल जाएगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम होगी। अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, उन्होंने डिमांड 50 कर दी, लेकिन सप्लाई तो 30 ही रही। सो ये 20 का जो गैप है उसकी वजह से क्या हुआ, सप्लायर ने सोचा कि इन 50 लोगों को कम करने के लिए मैं अपना प्राइस बढ़ा दूं, जहां पे इसका प्राइस 10 था वो कर देगा 50। अब इसकी वजह से लोगों ने ये यहाँ पे 30 हो गए, जो इसका सामान बिक गया, लेकिन इसकी वजह से इन्फ्लेशन आई, महंगाई होगी। सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, सो दैट जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज ना हो, वो इक्वल रहे। मनी सप्लाई इक्वल्स टू मनी डिमांड, जितनी डिमांड हो रही है उससे थोड़ी सप्लाई कम होनी चाहिए। सेकेंड आता है कंट्रोल ऑन बैंक क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी में ये भी लिखा होता है कि कमर्शियल बैंक की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक वो किसी को क्रेडिट दे सकता है, लोन दे सकता है, और इंटरेस्ट भी उसका मॉनेटरी पॉलिसी में लिखा होता है। ये सभी जो नीचे इन्होंने फ्यू दिए हैं 3, इन सभी टूल्स को यूज़ करके जो आरबीआई है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। मींस कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर और सीआरआर भी हम इसे कहते हैं। जो आरबीआई है वो सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशो को कब जो है वो इंक्रीज कर देती है, जब उसने इन्फ्लेशन को कम करना हो, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज़्यादा है तो सीआरआर रेशो जो है वो भी बढ़ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कम करें तो हम सीआरआर इंक्रीज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है डिफ्लेशन आ रही है, मीन्स थोड़े से प्राइसेस बढ़ जाएं, इन्फ्लेशन आ जाए थोड़ी सी, तो उस केस में हम जो है सीआरआर को डिक्रीज कर देंगे। सीआरआर और इन्फ्लेशन का वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। अगर इन्फ्लेशन हम चाहते हैं कि कम हो तो हमें सीआरआर इंक्रीज करना पड़ेगा अपना आरबीआई को। सो नेक्स्ट आता है एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी सीआरआर की तरह सेम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो तो हम एसएलआर को इंक्रीज कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन और बढ़े तो हम एसएलआर को कम कर देंगे।
सो ये जो टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं सो दैट कि हमारी जो मनी सप्लाई है मींस इन्फ्लेशन ना आए, हमें जो है लोगों के पास ज़्यादा मनी सप्लाई ना हो जाए। इस चीज़ के लिए आरबीआई जो है एज ए इशूअर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे ये रूल्स निभाता है रोल अपना। और सीआरआर इंक्रीज और कम करना, एसएलआर इंक्रीज और कम करना, ये आरबीआई के हाथ में होता है, आरबीआई के पास ये पावर होती है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इन सभी का यही काम है कि उसने मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। थर्ड पॉइंट आता है आरबीआई एज ए इशूअर ऑफ करेंसी। जो सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट का, वो आरबीआई को ये इशू अथॉरिटी देता है कि वो सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का और वही जो है करेंसी नोट्स छाप सकता है, इशू कर सकता है। सो आरबीआई जो है वो सर्कुलेशन में जो फेक नोट्स आए हैं उनका भी एक्शन है, उनके अगेंस्ट ले सकता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई के हाथ में ही सिर्फ जो है नोट छापने की पावर है, वही सिर्फ नोट इशू कर सकता है। सो यहाँ पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है क्योंकि जब आरबीआई के हाथ में सारी पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वही करेंसी नोट इशू करेगा, तो इट मीन्स सारी इंडिया में वो करेंसी नोट्स चलेंगी और उनमें यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। सो फोर्थ पॉइंट आता है आरबीआई एज ए कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई जो है वो सभी बाकी बैंकिंग सेक्टर को, बाकी कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है और उन्हें कंट्रोल करता है कि उनमें जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सभी को रेगुलेट और कंट्रोल किसने करना है, आरबीआई ने। और वो वहां पे चेक भी रखता है कि जो कोई भी कमर्शियल बैंक जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा। सो आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया। सभी बैंक्स में, ये नहीं है कि पंजाब में आरबीआई जो है सुपरवाइज कर रहा है, हरियाणा में नहीं कर रहा, नो, ऑल ओवर द इंडिया जो है वो आरबीआई सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक्स को। ये बैंक्स चाहे तो पब्लिक सेक्टर के हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, मींस कोई भी बैंक ले लो, सभी बैंक्स को जो है आरबीआई ही कंट्रोल और सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट, आरबीआई का कंट्रोल और सुपरवाइजरी रोल क्या है कि उसने लाइसेंस इशू करने हैं। किसको लाइसेंस इशू करने हैं, कौन से बैंक को करने हैं, कौन से को नहीं करने, ये कौन देखेगा, आरबीआई। न्यू ब्रांच अगर किसी बैंक ने खोलनी है तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस चाहिए और वो किसको देना है किसको नहीं, ये पावर किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में। प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो गाइडलाइंस आरबीआई इशू करता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और वो उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई जो है बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का मेथड है। और जो भी कैपिटल नॉर्म्स है, एसेट नॉर्म्स है, उन सभी को, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैपिटल को लेकर, एसेट को लेकर, वो सभी किसने पूरी करवानी है, आरबीआई ने। थर्ड पॉइंट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मींस जितने भी बाकी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, उनमें डायरेक्टर्स, चेयरमैन, इन सभी को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है, आरबीआई के पास, फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। केवाईसी नॉर्म्स मींस यहाँ पे नो योर कस्टमर गाइडलाइंस के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं फाइनेंस को रिलेटेड, कि कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई भी अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप केवाईसी नॉर्म्स के थ्रू वहां से गो थ्रू हो सकते हो, किसी भी बैंक के बारे में जान सकते हो। सो ये था जो है सुपरवाइजरी रोल है बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का, कि वो केवाईसी नॉर्म्स के थ्रू आप किसी भी बैंक के बारे में जान सकते हो, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन, और अपने जो पैसे हैं उन्हें डूबने से बचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी नॉर्म। ट्रांसपेरेंसी नॉर्म में मींस कि जो बैंकिंग है, बैंक को अपने सारे जो सर्विसेज हैं और कौन कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है चार्ज वो करेगा या वो अपने कस्टमर्स को डिपॉजिट्स पे देगा, वो सारा जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, आरबीआई जो है वो गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है बैंक को कि जितने भी नेसेसरी स्टेप्स आप लो अपने रिस्क को कम करने के लिए। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, जो यहाँ पे सुपरवाइजरी का जो आरबीआई का मेन रोल आता है कि वो जो है कैमल्स बेसिस के ऊपर जो है इंस्पेक्ट करता है और ऑडिट करता है जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट्स होती हैं या उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी कई बार वो जाकर ऑन साइट और ऑफ साइट मॉनिटर करता है। ये कैमल्स की फुल फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी, देखता है कि उनके पास जितनी कैपिटल है वो एडिक्वेट है, किसी का 2 नंबर का वो पैसा तो नहीं 1 नंबर में कर रहे, मीन्स ब्लैक मनी वाइट में तो नहीं कर रहे, एसेट क्वालिटी कैसी है, मैनेज कैसे कर रहे हैं, अर्निंग क्या वो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज कर रहे, लिक्विडिटी लोगों को जल्दी से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका पैसा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं,
सिस्टम एंड कंट्रोल की, वो उनका सिस्टम कैसा, वो कैसे कंट्रोल करें। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आरबीआई देखता है अपने इंस्पेक्शन में और ऑडिटिंग करता है वो। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, आरबीआई बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के साथ होती हैं। ये बहुत ज़्यादा केयर देता है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि यहाँ पे जो है एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इंडिया का नाम ना खराब हो, इंडिया को जो है वो एनआरआईज इंक्रीज हो, इस वजह से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और एनआरआईज एफडीआईज करें इंडिया में, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा आरबीआई के ऊपर कंट्रोल रखता है अपना। डेवलपमेंट, बीइंग अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जो आरबीआई है वो ना सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है बल्कि वो गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है। सो बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट वो भी इम्प्लीमेंट हों, और ये क्रेडिट फैसिलिटीज अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स को भी देता है। सो प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है वो वहाँ पे उनको लैंड करना, ये की फोकस एरिया आरबीआई का कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है मीन्स जैसे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर जो प्रायोरिटी में आ रहे हैं उन सेक्टर्स को सबसे पहले जो है आरबीआई लैंड करेगा सो दैट डेवलपमेंट हो सके। सो ये थे जो हमने पढ़े पॉइंट्स आरबीआई एज अ कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, उसके अंडर कि कब आरबीआई जो है कैसे कौन कौन से तरीकों से बाकी बैंक्स को कंट्रोल करता है और उन्हें सुपरवाइज करता है। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक। उससे पहले हम ये देख लें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप फंक्शन में लिखना चाहो कि जो हमारा एक टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो हम उसे लिख सकते हैं, लेकिन ये इन पॉइंट्स की थोड़ी सी हमें वर्डिंग चेंज करनी होगी। सो हम तब लिख सकते हैं उन्हें फंक्शंस में। जहाँ पे हमने वर्ड रोल यूज़ किया वहाँ पे हम करेंगे कि ये परफॉर्म करता है ये चीज़ें। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेंट्रल बैंक के, मींस आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि उसने मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी मींस रुपीज़ की जो वैल्यू है 1 रुपी की, वो उसे इंटरनल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे भी मेंटेन करना है कि वो ज़्यादा ना हो जाए कम भी ना हो, और फॉरेन लेवल पे भी देखना है कि रुपी की वैल्यू उतनी ही रहे। फॉर एग्जांपल अगर रुपी की वैल्यू जो है फॉरेन में 50, एक्सटर्नल उसकी वैल्यू 50 है, वो ना 50 से कम हो और ना उससे ज़्यादा हो, स्टेबल रहे, वो देखना है आरबीआई ने, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए बैंकिंग की, ये नहीं है कि कहीं बहुत ज़्यादा बैंक्स है कहीं है ही नहीं है। और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होनी चाहिए, मीन्स एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक हायरार्की बनानी है, उसके अकॉर्डिंग जो है मनी मार्केट होनी चाहिए कंट्री में कि मनी जो है सर्कुलेट हो। प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने हैं कि एग्रीकल्चर वालों को भी फाइनेंस मिले, इंडस्ट्री वालों को भी फाइनेंस मिले, और जो पब्लिक डेट्स हैं उन्हें भी अच्छे से मैनेज करना है। और मॉनेटरी रिलेशंस बनाने हैं बाकी कंट्रीज के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, कि इन केस अगर सेंट्रल बैंक को भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो भी जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से लोन ले सके। तो उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। कैश रिजर्व्स है जो कमर्शियल बैंक का, उन्हें भी अपने पास अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और जो डिमांड और सप्लाई है करेंसी की उसे भी बैलेंस रखना है, ना ज़्यादा करने देनी है ना कम। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को जो है वो हटाना है। सो ये सारे जो है वो सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो सेंट्रल बैंक काम करता है वही उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसने क्या क्या काम करने हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेन टॉपिक जो है हमारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सो हमारी बुक में जो है वो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से वो काम करता है, उसे 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है कि उसके ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन से हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस कौन से हैं, डिपार्टमेंटल फंक्शंस कौन से हैं और लीडिंग फंक्शंस कौन से हैं। मेन इनमें से थोड़े बहुत फंक्शंस जो है वो हमने एज अ रोल में कवर आउट कर लिए, लेकिन हम फिर भी इन्हें फिर से रिपीट आउट करेंगे। सो ट्रेडिशनल फंक्शंस में ये उन्होंने जो है वो 8 फंक्शंस दिए हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने जो है वो डेवलपमेंट फंक्शंस भी दिए हुए हैं, और ऐसे ही डिपार्टमेंटल और लीडिंग फंक्शन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन से। फर्स्ट है बैंक ऑफ इशू। बैंक इशू का मतलब होता है कि आरबीआई जो है वो अकेला बैंक है पूरे इंडिया में जो करेंसी नोट्स को इशू कर सकता है। जब ये बैंकिंग सेक्टर स्टार्टिंग ईयर्स में आया तो फर्स्ट 1 2 3 साल अगर हम बात करें तो तब क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग हर एक बैंक को जो है वो पावर दी थी कि आप इशू नोट करो। इससे क्या हो गया कि जो नोट्स हैं वो ओवर इशूड हो गए
और करेंसी सिस्टम भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, किसी ने रेक्टेंगल शेप में कर दिया, किसी ने स्क्वायर। लिमिट 50 की थी तो एक ने 50 कर दिया, दूसरे ने भी 50 कर दिया, इससे 100 होगी। इट मीन्स ज़्यादा पैसा हो गया। सो इस वजह से गवर्नमेंट ने बाद में डिसाइड किया कि बैलेंस लाने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सभी एक ही जैसी करेंसी हो, एक ही बैंक को पावर दे दी, एक ही बैंक का काम रख दिया कि यही बैंक परफॉर्म करेगा, कि वही करेंसी इशू कर सकता है। ये क्या? आरबीआई। सेकेंड पॉइंट आता है गवर्नमेंट्स बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर भी काम करती है कि उसे लोन्स भी प्रोवाइड करती है, एजेंट का भी काम करती है। एज एन एजेंट जो सेंट्रल बैंक है, जितने भी पब्लिक डेट्स हैं या इंटरेस्ट पे आउट करना है, कोई सर्विसेज हैं, उन सभी का ध्यान रखेगी, क्योंकि जो एजेंट काम करता है हमारे लिए वही आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करेगी एज ए एजेंट। और एज एन एडवाइज़र जितनी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी है फाइनेंस को रिलेटेड, इकोनॉमिक को रिलेटेड, वो जैसे फिजिकल पॉलिसी बनानी है, सो ये पॉलिसीज जो है, इन सभी पॉलिसीज में एज एडवाइजर का काम करेगा सेंट्रल बैंक, उसे गाइड करेगा गवर्नमेंट को। थर्ड पॉइंट आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मींस कमर्शियल बैंक्स जो है अपना डिपॉजिट, जैसे हम लोग जो है वो अपना डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स में रखते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक जो है अपना डिपॉजिट जो है एज ए कैश रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखता है, और ये परसेंटेज जो है वो सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करेगा कि कितनी होगी। कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी मींस सेंट्रल बैंक जो एक मेंटेन करता है रिजर्व, मिनिमम रिजर्व फॉर इंटरनेशनल करेंसी की। आरबीआई के पास पावर है कि वो जो है फॉरेन करेंसी अपने पास रखता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ सर्विसेज देखता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखता है। फिफ्थ आता है बैंक ऑफ रीडिस्काउंट। मींस ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो रीडिस्काउंट भी करता है, जो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इससे जो है इनडायरेक्ट वे है कि ये पैसा उधार पे देता है कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक। रीडिस्काउंटिंग मींस जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिस्काउंट हो चुका है और पहले डिस्काउंट हो गया था, अब फिर से उसको डिस्काउंट कर देना, सो दैट कि जब भी जो ऑनर है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको कैश की ज़रूरत है तो कमर्शियल बैंक के पास जाए और उसे फिर से डिस्काउंट करवा ले। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हमने कर लिया, जब कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट को किसी और जगह से पैसा नहीं मिलता तो वो लास्ट में आरबीआई के पास जा सकते हैं और जो उसे पैसा लैंड कर देते हैं। बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। कमर्शियल बैंक्स के बीच में कोई ट्रांसफर करना है पैसा दोनों बैंक्स ने आपस में, तो वो सेंट्रल बैंक की परफॉर्म करेगा उनका काम। कोई क्लियरेंस करवानी है, डिस्प्यूट हो गया दोनों बैंक्स में, तो वो भी जो है वो सेंट्रल बैंक करेगा। इट इम्प्लाइज सेंट्रल बैंक्स हेल्प्स इन सेटलिंग म्यूचुअल इंडेटनेस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स के, दो कमर्शियल बैंक्स के बीच में कुछ भी अगर हो रहा है, ट्रांसफर करना है पैसा या सेटलमेंट करनी है उनकी, क्लियर करना है उनके एक दूसरे का डेट, तो उसमें जो है सेंट्रल बैंक हेल्पफुल होगा। इससे सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी पता चल जाती है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियस अगर मनी सप्लाई ज़्यादा, कब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी किसी भी कंट्री में, अगर वहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत है। और पैसा कैसे आता है, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है और उसे बड़ी आसानी से लोन मिल रहा है, तो उसके हाथ में पैसा आ गया और वो और गुड्स बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, लोगों को काम मिलेगा, पैसा आएगा उनके पास, इनकम जनरेट होगी। उस वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमने पहले यहाँ पे किया, डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लायर सोचेगा कि मैं अपनी पैसे बढ़ा दूँ, सो दैट डिमांड थोड़ी कम हो जाए और मेरी सामान सभी को मिल जाए जितनों को चाहिए। उस वजह से इन्फ्लेशन आएगी, और इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है, परफॉर्म रोल, वो कैश रिजर्व रेशो या एसएलआर को इंक्रीज कर देता है, सो दैट कि क्रेडिट जो लोगों के पास है, इतना पैसा है, वो थोड़ा कम हो, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा कम होगा तो वो देगा भी कम। सो ये थे हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस जो हमने किए, बहुत इजी थे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट फंक्शंस। मींस जो आरबीआई जो है परफॉर्म करता है एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो आरबीआई है वो कुछ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना देता है, जैसे आईडीबीआई। मींस आईडीबीआई ने इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए लोन प्रोवाइड करना है। नबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में जो है प्रमोशन लाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना है। सो आरबीआई का ये फंक्शन है, वो क्या करता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस खोल देता है फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी मार्केट के साथ भी डील करता है और कैपिटल मार्केट के साथ भी।
मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स। इन दोनों को मेंटेन करना, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम लाना या इन दोनों की मेंटेनेंस कौन करता है? आरबीआई। इसके क्या होता है कि इकोनॉमी भी ग्रो करेगी अगर दोनों मार्केट्स अच्छे से इकट्ठे ग्रो करती हैं तो। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। जो आरबीआई है वो स्टैटिस्टिकल डेटा भी कलेक्ट करता है कि कितनी करेंसी है पूरे कंट्री में, कितनी डिमांड कर रहे हैं लोग, कितना जो है पैसा डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स के साथ। और इससे क्या होता है कि जो आरबीआई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है या गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, बहुत हेल्प हो जाती है। सो आरबीआई यहाँ पे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए स्टेटिस्टिकल डेटा बनाता है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप कब होगी? जब उसमें अच्छी अच्छी पॉलिसीज आएंगी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट लेकर आएगी। और वो गवर्नमेंट कैसे लेकर आएगी? जब आरबीआई उसे स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करेगा कि हमारे पास इतना पैसा है, इतने लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, इनकम ले रहे हैं, इतने लोग जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास वो ऐसे पैसा कमा रहे हैं। सो ये सभी चीज़ें जो है वो डेटा कलेक्ट करके पता लगेंगी आरबीआई को। सो ये थे हमारे पास 3 ही डेवलपमेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिपार्टमेंटल फंक्शंस, जो हमारे पास 9 है, और लास्ट में लीडिंग फंक्शंस जो भी 8 है। सो डिपार्टमेंटल फंक्शंस में भी सबसे पहले है कि जो इशू ऑफ करेंसी, ये जो अब बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो जैसे हमने पहले किए थे थोड़े से वैसे हैं, सो बहुत ईजी हैं, हम फटाफट इनको भी एक बार देख लेते हैं। इशू ऑफ करेंसी, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली है, मीन्स सिर्फ सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो करेंसी को छाप सकता है और किसी बैंक के पास ये नहीं है पावर। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, अगर इन केस गवर्नमेंट को कोई भी लोन चाहिए या अपना उसने गवर्नमेंट अपना कैश कहीं पे रिजर्व करके रखना है, उनको एडवांस प्रोवाइड करना है, पब्लिक डेट को मैनेज करना है गवर्नमेंट के, तो उसमें सेंट्रल बैंक हेल्पफुल होता है। थर्ड पॉइंट आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इसे हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है वो सारे काम कमर्शियल बैंक के लिए करता है, जो काम कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करता है। यहाँ पे एक हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि जो काम कमर्शियल बैंक ने, मीन्स सेंट्रल बैंक का कस्टमर कौन है? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक का कस्टमर कौन है? उसके क्लाइंट्स कौन से हैं? मीन्स जनरल पब्लिक हम कह सकते हैं, हम लोग। सो जो काम कमर्शियल बैंक ने जनरल पब्लिक के लिए करने हैं, जो सर्विसेज उसने इसे प्रोवाइड करनी है, वही सर्विसेज सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करनी है। कमर्शियल बैंक के कस्टमर हम लोग हैं और सेंट्रल बैंक का कस्टमर कमर्शियल बैंक है। और सेंट्रल बैंक ने सुपरवाइज भी करना है कमर्शियल बैंक को। तो ये हमने जो पीछे पढ़ा टॉपिक सुपरवाइजिंग वाला, ये हम सारा बीच में लिख सकते हैं कि कैसे जो बैंक है वो ऑडिटिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक इन केस कि वो उसके कैश रिजर्व संभाल के रखता है, जैसे हमारे कमर्शियल बैंक रखता है। अगर हमें उधार की जरूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक देता है, अगर कमर्शियल बैंक को उधार की जरूरत है तो सेंट्रल बैंक लैंड करेगा। सेंट्रल क्लियरेंस, अगर कोई दो पार्टीज में पैसे को रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसे भी क्लियर करवाना है। सो ये सारे काम जो है वो सेंट्रल बैंक करेगा कमर्शियल बैंक के लिए। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, कि इकोनॉमी में कितनी क्रेडिट है, कितना मनी है, वो सारा किसने जो है देखना है? सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में 2 पार्ट्स होते हैं, करेंसी या क्रेडिट, और इन दोनों का एक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी में। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी पॉलिसी में होते हैं, ये 3 दिए हुए इन्होंने, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड सीआरआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो हम पहले भी कर चुके हैं कि इन केस अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है और उसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? सीआरआर को इंक्रीज कर देंगे। सो सेकेंड पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जहाँ पे हम जो है बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वो कौन खरीदता है और बेचता है? सेंट्रल बैंक, पब्लिक को भी और बैंक को भी। इससे भी जो है मनी कंट्रोल में रहती है क्योंकि उसे पता है कितनी सिक्योरिटीज कैसे किस तरह से बेचनी है। जब सेंट्रल बैंक कोई भी सिक्योरिटी बाय करता है ना, तो उससे क्या होता है? कैश रिजर्व्स जो बैंक्स के हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं और उन्हें आसानी से क्रेडिट भी मिल जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक रेट।
अब बैंक रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि ये वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है। अगर सेंट्रल बैंक ने जो बैंक रेट है बहुत ज्यादा रख दिया तो ऑब्वियस है कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे। अगर सेंट्रल बैंक ने बड़ा नॉर्मल सा इंटरेस्ट रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक रेट रखा है, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे। अगर वो ज्यादा लोन लेंगे उससे क्या होगा कि एक्सेस डिमांड होगी और इन्फ्लेशन आएगी, और उसकी वजह से इकोनॉमी का बैलेंस बिगड़ेगा। और अगर उसी के उल्टा हम कहें कि बैंक रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स जो है वो थोड़ा कम लोन लेंगे और उससे जो है डिमांड भी कम हो जाएगी लोगों की, क्योंकि अगर खुद कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो दूसरे बंदे को कैसे देगी। सो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के, जो हमने कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई के अंदर पढ़े। 5th पॉइंट आता है एक्सचेंज कंट्रोल, वही की अनदर ड्यूटी है सेंट्रल बैंक की, उसने देखना है कि इंडिया की नहीं, अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की, एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो करेंसी की मेंटेन रहे, स्टेबल रहे, ना वो ज़्यादा होनी चाहिए ना वो कम होनी चाहिए। 6th पॉइंट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सेम व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज, मीन्स जब कमर्शियल बैंक के सभी रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, उसके पास और पैसा नहीं बचता, तब सेंट्रल बैंक जो है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फाइनेंशियली उसे जो है एड दे प्रोवाइड करता है, उसके जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें रीडिस्काउंट करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी, और लोन्स प्रोवाइड करता है उन्हीं सिक्योरिटीज से। ऐसे क्या होता है कि वो कमर्शियल बैंक डूबते से बच जाता है। 7th पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंसेस। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनकी करेंसीज हैं, वो कौन रखता है, सेंट्रल बैंक, और उन्हें मेंटेन भी करके रखता है, वो ज़्यादा भी नहीं होने देता और कम तो बिल्कुल नहीं होने देता। 8th पॉइंट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मीन्स सेंट्रल बैंक जो है, अगर मान लीजिए दो बैंक्स हैं, दो कमर्शियल बैंक्स, हम वही एग्जांपल लेंगे फिर से, दो कमर्शियल बैंक्स हैं ए और बी। ए ने चेक दिया बी बैंक को, अब बी ने वो जो है चेक है वो क्लियर करवाना है। अब वो कैसे क्लियर करवाएगा, आरबीआई यहाँ पे अपना जो है रोल परफॉर्म करेगा, आरबीआई की हेल्प से वो चेक ड्रॉ होगा। सो यहाँ पे हम क्लियरिंग हाउस कह सकते हैं, क्योंकि वो चेक अब क्लियर हो गया बी की तरफ से। बैंक रिसीव्स चेक ड्रॉन ऑन द अदर बैंक्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स, दे हैव टू रिलाइज फ्रॉम ड्रॉइज बैंक। अब ए ने बी को चेक दिया था, ए का जो बैंक है वो है एसबीआई और बी का है एचडीएफसी, लेकिन ए ने अपने बैंक का चेक बी को दे दिया और बी ने तो एचडीएफसी में डिपॉजिट करवाना है। यहाँ पे इसके पास दूसरे बैंक का भी चेक है, और ये अब चेक क्या करेगा, ये आरबीआई यहाँ पे अपना रोल परफॉर्म करेगी कि चेक्स ऑन अ पर्टिकुलर बैंक आर ड्रॉन एंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ अदर बैंक्स व्हिच हैव टू बी रियलाइज्ड इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट रियलाइजेशन। अगर खुद कमर्शियल बैंक जाए, एचडीएफसी बैंक जो है खुद एसबीआई के पास जाएगा कि ये आपका बैंक का चेक है, आप इसे कैश में करवाइए, तो वो बहुत टाइम लेगा। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रोल प्ले आउट करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा कि दोनों बैंक्स इकट्ठे आए और अपना जो है वो चेक कर लें हर दिन। मीन्स एक उन्होंने एजेंट रखा होता है, एक बंदा लगाया होता है जो क्या करता है, एचडीएफसी का एक एम्प्लॉय होगा, वो जितने भी एसबीआई के चेक होंगे वो सारे एचडीएफसी से लेकर एसबीआई में जाएगा और वहां से कैश ले लेगा। एसबीआई का भी बंदा एचडीएफसी जाएगा, वहां जितने चेक्स उन्हें हैं वहां पे देगा और कैश ले लेगा। इट मीन्स आरबीआई जो है दोनों बैंक्स को प्रोवाइड करता है क्लियरिंग फैसिलिटी। 9th पॉइंट इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, मीन्स जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बैंक को रिलेटेड या फाइनेंशियल सेक्टर को रिलेटेड, वो सारी जो है वो पब्लिकेट भी करेगा। डी पॉइंट इज लीडिंग फंक्शंस। लीडिंग फंक्शंस मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस हैं, ये हमने पहले भी कर लिए हैं कि वो नोट्स इशू करेगा सिर्फ आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास ये जो है पावर होती है, वही ये फंक्शन परफॉर्म करता है। बैंकर्स बैंक है कि जैसे कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक का वो कमर्शियल बैंक को करेगा। द सेंट्रल बैंक जो है फाइनल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ लीगल टेंडर है, मीन्स लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। अगर कोई भी काम है तो जो कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट किसी और से नहीं करवा सकती, जैसे कि लोन नहीं वो ले पा रही, तो वो सेंट्रल बैंक से ले लेगी। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो सारी बाय एंड परचेज कौन करवाएगा, सेंट्रल बैंक। कस्टोडियन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की करेंसी है, उसके गोल्ड बलियंस जो भी उन्होंने जो है
फॉरेन की करेंसी मेंटेन करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, ये कौन देखेगा? आरबीआई। रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल हम पहले भी कर चुके हैं। रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एक बार आप यहाँ से भी बुक टू बुकिश लैंग्वेज में देखिएगा, ये फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक के पास होता है कि उसने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना है। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि वो रेट जिसपे दो कंट्रीज एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के साथ गुड्स, या कैश कह लीजिए आप, करेंसी कह लीजिए। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या ही जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने ऊपर पॉइंट किया, उसी के में से एक पॉइंट निकला हुआ है। सो इस पॉइंट में हम दो चीज़ें मेन देखेंगे कि जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग अ स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड अवॉइडिंग वायलेंट एंड वाइड फ्लक्चुएशंस, कि अगर आज हमारा एक्सचेंज रेट 50 चल रहा है तो कल वो 51 हो गया, परसों 52, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो 50 है तो एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए तो वो 50 रहे। द नीड टू असाइन दिस टास्क टू एन एक्सपर्ट एंड कॉम्पिटेंस एजेंसी, ये टास्क जो है एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करना है, इसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक बहुत ही अच्छी जो है कंपेटेंट एजेंसी की ज़रूरत है जो एक्सचेंज रेट है उसे स्टेबल करे। और ये काम कौन कर सकता है? सेंट्रल बैंक, जो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंट्री की एपेक्स होता है। और इट इज़ इन द पोजेशन ऑफ मैक्सिमम डेटा, उसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेटा होता है और वो करेक्टिव मेजर्स बड़े आसानी से ले सकते हैं। अदर फंक्शंस में वो सारे फंक्शंस हम लिख देंगे जो हमने ऊपर नहीं पढ़े, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करने में आरबीआई हेल्पफुल है, ग्रोथ करने के लिए प्रमोट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो अगर हम अच्छे से करें, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो। यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शंस भी है सेंट्रल बैंक के जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में ही होते हैं, कि उसने सेविंग्स को प्रमोट करना है, मॉनेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बैंकिंग सेक्टर जो बैकवर्ड एरियाज है उसमें एक्सपैंड करवाना है, प्राइस स्टेबिलिटी करनी है। ये सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री को जो इंटरनेशनल सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें रिप्रेजेंट करता है, पुरानी करेंसी को रिप्लेस भी करता है, जैसे नोटबंदी हुई थी। तो ये इंटीग्रल पार्ट होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को जोड़ के रखता है। स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे सेक्टर्स को इकोनॉमी में जिनमें फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, प्रिडिक्शंस बना देता है, लगाता है। सो ये सारे जो थे वो अदर फंक्शंस भी हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे अदर फंक्शंस कौन से थे। सो आज इस वीडियो में हमने कवर आउट किया सेंट्रल बैंक का मीनिंग, उसका रोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। अगर आपको फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी के भी अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही वो जो नोट्स हैं वो लिखे हुए हैं मैंने। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।